Okay, let us start with that. So once again, a very good morning to all of you. Yesterday we just started with our introduction part, and starting with that same repetition once again. As you all know, this is our commerce team of Jink Vidyalaya, the most qualified CBSE registered and the best educators of commerce. And if you join with Jink Vidyalaya, you will get a chance to get guidance from all of these. Fine. After that, this is a short introduction about me, my experience and my qualifications. Then, if you want to follow us on any of the social media networks, these are the social media handles. यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं. आज का जो वीडियो है ये भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, जिससे कि जो भी पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन पर्पज से आप यूज कर सकें, उसको दोबारा से देख सकें. टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com पे. फर्दर, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कल दे दिया था कि जो हमारा अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, दिस इज 80% अ न्यूमेरिकल वन एंड 20% अ थ्योरेटिकल वन. और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद ही आप न्यूमेरिकल के ऊपर अपना कमांड बिल्डअप कर पाएंगे. पर्टिकुलरली हमें पढ़ना क्या है, मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का, और उसके बाद में अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट क्लास 11. About all the subjects we already discussed yesterday. This is already the slides of yesterday. Now, this is our part for today. That is on 12th of June 2021. सिंपल से अगर हम बात करें तो अकाउंट्स जब भी प्रिपेयर किए जाते हैं, अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अकाउंटेंसी के लिए एक रजिस्टर बना लिया होगा, और उस रजिस्टर में आज से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे. आज की हेडिंग आप डाल सकते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अभी चाहें तो अभी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे भी आपको एप्रोप्रिएट लगे. फाइन. सो एज यू कैन जस्ट इमेजिन, एक पर्सन जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, एक बिजनेसमैन जब अकाउंट्स बनाएगा, तो उसमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कर सकेगा. ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी नेचर के हैं, या ऐसे ट्रांजैक्शंस जो नॉन मॉनेटरी नेचर के हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, दैट इज व्हेनेवर अ पर्सन प्रिपेयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किस तरह के ट्रांजैक्शंस वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकेगा. बिकॉज ट्रांजैक्शंस किस किस तरह के हो सकते हैं. देखिए, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज से मिलता है, उसके बाद में लंच करता है, कुछ गुड सेल करता है, परचेज करता है, वेजेस का पेमेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करता है, उसके बाद बैठ के थोड़ी देर मोबाइल चलाता है, देन उसके कोई फ्रेंड्स आते हैं, उनके साथ चाय वगैरह पीता है. अब यहाँ पे इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हुए, इसमें से आप इजीली सोच सकते हैं कि अकाउंट्स में कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे. क्या उसने लंच किया, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पी, उसने मोबाइल चलाया, क्या ये आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? विल इट बी रेलेवेंट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स? No, और अगर रिकॉर्ड करेंगे तो no, कैसे sir. रिकॉर्ड करेंगे ना. यस, एग्जैक्टली, आई कैन गेट योर वॉइस. और आप चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा होता है हमेशा, आप चैट में लिख सकते हैं कोई जो भी आपके रिप्लाईज हैं, जो भी आपके आंसर्स हैं. फाइन. सो जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करने की बात करते हैं, तो अकाउंट्स में हमेशा हमारा फोकस किस पे रहता है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए. वी डू नॉट रिकॉर्ड non-monetary transactions in the books of accounts. Instead, we record only and only monetary transactions in the books of accounts. और monetary transactions का meaning क्या होता है? What do we mean by monetary transactions? So the transactions which are somewhere related to money, or the transactions which are somewhere economic in nature. जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, जिनको आप मॉनेटरी वैल्यू में आइडेंटिफाई कर सकें, या फिर मॉनेटरी वैल्यू में आप उनको रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. सो एज सून एज वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग the various kinds of transactions into monetary and non-monetary, here starts the process of accounting. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? हमें आइडेंटिफाई करना होगा. क्या? वी हैव टू आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. क्यों हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करना है? बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जो इकोनॉमिक नेचर के नहीं है, उन्हें हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इफ आई से
माई एम्प्लॉई एक्स ही इज अ गुड पर्सन, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट. बट इफ आई से माई एम्प्लॉई एक्स गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹5,000 फॉर द मंथ ऑफ मे, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ऑफ आर अकाउंटिंग प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन. पहचान की जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो इकोनॉमिक हैं, जो मॉनेटरी नेचर के हैं, बिकॉज need to record only and only monetary transaction in the books of accounts. Fine. इसके बाद में नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा? जब हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार आपने अपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 10, 20, 50, 100 ये सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि मॉनेटरी नेचर के हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी कि उनको रिकॉर्ड कर लो. क्यों रिकॉर्ड करना है? उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आज जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की, जो ट्रांजेक्शन्स आपने बिजनेस में आज परफॉर्म किए, वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक तो आपको याद रहेंगे, बट अल्टीमेटली क्या आप कह सकते हैं कि 6 महीने बाद और 1 साल बाद तक भी आपको याद रह सके? ऑब्वियसली इट इज नॉट अ पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू मेमोराइज, टू keep the each and every transaction, each and every activity in the mind for a long period. So टू रिप्लेस द मेमोरी हम क्या करते हैं? उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, सपोज हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया, अब हमें याद कैसे रहे कि उस पर्सन से पैसे वापस भी लेने हैं? किसी को उधार पे अगर माल बेचा है और अगर आप बेच के भूल गए तो आपके बिजनेस में तो लॉस हो जाएगा. ऐसे तो लोग आके आपसे सामान ले लेके चले जाएंगे फ्री में. तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम ना भूलें, उसके लिए हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उस ट्रांजेक्शन को लिख लो, रिकॉर्ड कर लो. ठीक है. हिंदी में एक बड़ा अच्छा सा राइम है, पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो खाते से ले. दिस इज अ वेरी फेमस राइम इन हिंदी कि जब कभी भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं और उस बिजनेस में अगर आपके पास में कोई ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है, चाहे वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, चाहे आपके पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है या मॉनेटरी वैल्यू की कोई अदर आइटम आ रही है जा रही, जस्ट रिकॉर्ड इट. सबसे पहले उसे लिख लें और उसी के बाद किसी को उस ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ जाए. तो सेकंड स्टेप हमारे पास में आता है रिकॉर्डिंग. फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, और सेकेंडली हम क्या करते हैं? उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर देते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा 2 स्टेटमेंट्स. फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, a businessman or an accountant prepares 2 kinds of statements. First one is known as journal and the second one is known as subsidiary books. आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस वर्ड और? because the businessman or an accountant who prepares journal do not prepare subsidiary books, and the person who prepares subsidiary books do not prepare the journal. So a businessman has to record the transactions, and for the purpose of recording these transactions we have 2 options. We can record these transactions either in journal or in subsidiary books. These are the 2 options we are having. Both the statements we need not to prepare. या तो जर्नल बनाएंगे या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे. हालांकि क्लास 11th में हम ये दोनों ही चीजें सीखेंगे. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू बिकम अ बिजनेसमैन, व्हेन यू बिकम एन अकाउंटेंट, देन यू कैन डिसाइड कि आपको जर्नल बनाना है या सब्सिडरी बुक बनानी है. आइदर ऑफ द 2 यू कैन प्रिपेयर. ठीक है. जब आपने ट्रांजेक्शन को एक बार रिकॉर्ड कर लिया, द थर्ड स्टेप कम्स टू बी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है? क्लासिफिकेशन का मीनिंग है जब कभी भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम ग्रुपिंग कर दें उनका. जब भी कभी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स का हम ग्रुप बना दें, उनको कलेक्ट कर लें एक साथ, तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफाई करना या फिर क्लासिफिकेशन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जब एक बिजनेसमैन ने अपने पूरे दिन के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड किया, तो उसने ये देखा कि टोटल मिला के 50 ट्रांजेक्शन्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं जर्नल में, और इन 50 में से 10 ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि कैश से रिलेटेड हैं,
और इसमें से 20 ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड हैं, और इसमें से 5 ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि परचेजेस से रिलेटेड हैं। और इसी तरह से उसने क्या किया, डिफरेंट कैटेगरीज आइडेंटिफाई की। टोटल 50 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की, एंड 50 में से हमने देखा कि 10 ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। रिमेनिंग जो 40 ट्रांजेक्शन्स बचे उसमें से 20 ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो सेल्स से रिलेटेड हैं, 5 ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो परचेजेस से रिलेटेड हैं, एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें मैंने कुछ फर्नीचर परचेज किया है। यानी कि डिफरेंट नेचर के बेसिस पे कैटेगराइज किए ट्रांजेक्शन्स को, क्लासिफाई किया, उनके ग्रुप्स क्रिएट किए, और इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन फंक्शन। मैं एक बहुत ही सिंपल सा और इजी एग्जांपल इसका आपको देता हूँ। अभी तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है, या कह सकते हैं कि स्कूल्स एटलीस्ट ऑनलाइन चल रही सारी, बट एक बार रिकॉल कीजिए जब आपकी ऑफलाइन स्कूल्स चला करती थी और आप लोग डेली स्कूल आते थे, तो आपके स्टैंड पे आप अपने घर से निकलते थे और आपके स्टैंड पे बस आपको लेने आती थी, और उसके बाद वो बस क्या करती थी, विजयनगर, गुलाबपुरा, हुरडा, अलग अलग एरियाज में वो बस घूमकर सारे अपनी स्कूल के सारे बच्चों को क्या करती थी, उस बस के अंदर बैठा लेती थी। ये क्या हो रहा था, ये रिकॉर्डिंग हो रहा था बस में, सारे आइडेंटिफिकेशन हो रहा था एक्चुअली कि उस स्टैंड पर अगर दूसरी स्कूल के बच्चे भी खड़े थे तो आपकी बस में कौन से बच्चे चढ़ते थे, सिर्फ आप ही की स्कूल के बच्चे चढ़ते थे। तो ये क्या हो रहा था, ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा था, बस ने आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चे मेरी स्कूल के हैं, और उसने उन बच्चों को बस में ले लिया। उसके बाद में बस स्कूल पहुंची, स्कूल में पहुंच के असेंबली होती थी। पुरानी बात याद कीजिएगा 2 साल पहले की, जब सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में असेंबली होती थी और उसके बाद स्कूल स्टार्ट होता था। तो असेंबली में क्या होता था, क्या अलग अलग क्लास के बच्चे की असेंबली अलग अलग होती थी, या पूरे स्कूल के जितने बच्चे हैं सभी की असेंबली एक साथ होती थी? ऑब्वियसली बस से सारे बच्चे उतरते थे, क्लास 1 के, 2 के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द होल स्कूल get recorded at one place in the assembly hall or in the assembly ground or in the assembly area। सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। वहां पे ये नहीं होता था कि यहाँ पे क्लास 5 के बच्चे नहीं आएंगे या क्लास 12 के बच्चे नहीं आएंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सारे बच्चे आके वहां पे रिकॉर्ड हो जाते थे। बट आफ्टर द असेंबली क्या करते थे, जो एक क्लास के बच्चे होते थे वो अपनी क्लास में, लाइक क्लास 1 के बच्चे सारे क्लास 1 में, क्लास 2 के बच्चे सारे क्लास 2 में, क्लास 10 के बच्चे सब 10th में, क्लास 11 के बच्चे सब 11th में, अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते थे। और बस वही यहाँ पे हो रहा है, हमने एक बार सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया, 50, 500 और 5000 वॉट एवर इट में बी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनका ग्रुपिंग करेंगे। हम जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनका ग्रुपिंग करेंगे, और इसी ग्रुपिज्म को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के पर्पज से हमारे पास में जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है लेजर अकाउंट्स। इन अकाउंट्स, इन इस स्टेटमेंट को जहां पे हम क्लासिफिकेशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इसे कहा जाता है लेजर अकाउंट। एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू, लेजर अकाउंट्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इससे आपको और हेल्प मिलेगी समझने में कि किस तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि जो कैश के सारे ट्रांजेक्शन थे उसे हमने अलग कैटेगरी में लिया, उसके बाद में जो परचेजेस के ट्रांजेक्शन से वो अलग कैटेगरी में लिए, सेल्स के ट्रांजेक्शन अलग कैटेगरी में लिए, फर्नीचर परचेज किया तो अलग कैटेगरी बनाई। तो इसके बेसिस पे लेजर अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपके पास में होगा कैश अकाउंट, आपके पास में होगा सेल्स अकाउंट, आपके पास में होगा परचेजेस अकाउंट, आपके पास में होगा फर्नीचर अकाउंट, आपके पास में होगा वेजेस अकाउंट, एंड सो ऑन। यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स जो आप क्रिएट करेंगे उनको डिफरेंट नेम्स आप देते जाएंगे एज पर द अवेलेबल categories. Fine. Yeah. Harshil has asked a question that what is the meaning of the word ledger? That is a simple thing, a category.
a different category. We are making a classification or categorizing. You may call it to be categorizing also. Fine. So here the word ledger accounts, that is classification or a category. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लिखे हैं कि लेजर अकाउंट्स में किस किस तरह के एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. देयर कैन बी कैश अकाउंट, देयर कैन बी सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एंड एन नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड. इवन अ बैंक अकाउंट इज आल्सो अ लेजर. तो हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया और उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया. कहाँ पे? जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स. रिकॉर्डिंग के बाद में जो ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्डेड थे, जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डेड थे, उन्हें हमने क्लासिफाई किया लेजर अकाउंट्स में. लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई किया और हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर कैश के टोटल कितने ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स से रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शंस हैं, परचेज से रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शंस हैं, वो हमें पर्टिकुलर कैटेगरीज पता चली. आफ्टर दैट अब एक चीज सोच के देखिए, एक बिजनेस में डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं और मंथली बेसिस पे लैक्स हो जाएंगे और ईयरली बेसिस पे तो करोड़्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे. तो अगर किसी एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में जानना चाहूँ, अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल, इस बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या ये बिजनेस एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट, अच्छा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेदर इट इज स्टैग्नेंट और एक्सपेंडिंग वन, ये सब मैं एक बिजनेस की स्टेबिलिटी, बिजनेस की जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो अगर पता करना चाहूँ, तो क्या मैं वो 1 लाख और 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस को बैठ के पढ़ूंगा क्या? ऑब्वियसली इट इज नॉट फीजिबल फॉर मी. अदरवाइज तो फिर मालूम पड़ा 2-4 साल तो मैं ट्रांजैक्शंस को रीड करते हुए सोचते रहूंगा. लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि सिर्फ एक पेपर को पढ़ के मुझे पता चल जाए कि इस बिजनेस की क्या पोजीशन है, whether it is a profitable or non-profitable, whether it is having a good financial position or not, whether it is a strong market value or not? ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम समराइजिंग करते हैं. क्या आप लोगों ने कभी इंग्लिश में और हिस्ट्री में, आई डोंट रिमेम्बर पर्टिकुलरली फॉर हिस्ट्री एटलीस्ट, बट हिंदी एंड इंग्लिश में तो ऐसा होता ही था कि जो पूरा चैप्टर होता था ना, उस चैप्टर के एंड में एक आधे पेज की समरी गिवन होती थी और उस आधे पेज की समरी को सारांश समरी, इस तरह हिंदी में सारांश लिखा जाता था, इन इंग्लिश में भी यूज्ड टू कॉल इट टू बी समरी. और उसे आधे पेज की समरी को पढ़ के पिछले 10 पेज का पूरा चैप्टर हमें माइंड में पता चल जाता था, रिकॉल हो जाता था. तो ये समराइजिंग फंक्शन में हम करते क्या है, हम यही करते हैं, वो जो हमने 1 लाख ट्रांजेक्शंस या 1 करोड़ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करके उन्हें क्लासिफाई भी कर दिया था, अब उसकी एक शॉर्ट समरी प्रिपेयर कर देंगे. और वो शॉर्ट समरी कितनी शॉर्ट होगी? 1 पेज की. थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को टोटल 1 पेज में हम समराइज कर देंगे. और दैट इज द 4th फंक्शन एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज समराइजिंग. और समराइजिंग फंक्शन जब हम करते हैं ना, तो समराइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में अगेन 3 ऑप्शंस हैं. दैट इज वी डू प्रिपेयर 3 स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस, एंड these are named as, these transactions are named as, first one that is trial balance, the second one comes to be trading and profit and loss account, the third statement that we use to prepare under the summarizing function will be balance sheets. मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं बट फिर भी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को रीडेबल होगा. These are the 3 statements prepared under the summarizing function of balance sheets. Still अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक और यूनिकनेस है जो आपको समझनी है. वो क्या? That is, of these 3 statements, the 2, that is trading profit and loss account and balance sheet, these combinedly
are known as the final accounts or the financial position. statements. Ji, anybody would like to ask anything? Fine. So these two statements combinedly known as final accounts or the financial statements of a business organization. Under the summarizing function, how many statements do you prepare? Under the summarizing function, we prepare in all. Under the summarizing function, we prepare in all three statements, that is trial balance, trading and profit and loss account, and the balance sheet. But of these three statements, when we combine two, that is trading profit and loss account and balance sheet, are combinedly known as final accounts or the financial statements. So still two more steps are there. The fifth step in the process of accounting comes to be analysis and interpretation, and the sixth step comes to be communication. That is at a further part, but that we will continue in our next class. Till now, let me summarize the today's class. That is, for the purpose of preparation of accounting, we need to undergo with a process. Under this process, first of all, what we need to do, we need to identify the monetary transactions. We need to identify the monetary transactions, and after that, these transactions are recorded. These transactions are recorded by preparing the statements known as journal or subsidiary books. And after recording, we do classify these transactions. For the purpose of classification, we prepare statements known as ledger accounts, and after this classification, we prepare a summary, a short summary of the whole year. The summary is prepared at the end of the accounting period. हर साल की आखिरी तारीख को, that is on 31st March of that accounting period, the summary is prepared, and it consists of the performance of a business of the whole accounting period. Under summarizing function, we prepare three statements known as trial balance, trading profit and loss account, and the balance sheet, of which trading profit and loss account and balance sheet are combinedly known as final accounts or financial statements. This is the total part till here. Yes, Harshal, would you like to ask anything? As you has mentioned balance sheet, I didn't understood what you want to ask. So I hope अभी तक जो मैंने चीजें बताई आपके माइंड में क्लियर होगा, अच्छे से आपको समझ में आ पाया होगा. अभी कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीजें मैंने नहीं बताई हैं. सिंपल जो इजीएस्ट लैंग्वेज में आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ वो बताया है. फिर भी किसी तरह का कोई क्वेरी, कोई डाउट होता है तो आप किसी भी स्टेज पे पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड. आई होप यू ऑल हैड एंजॉयड द क्लास. फिर से एक बार कह दूं, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैट बॉक्स में अपना नेम नहीं मेंशन किया है, प्लीज मेंशन द नेम इन द चैट बॉक्स.